सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और अपोजिशन जमातें ख़ुद को मजबूत और मुस्तहकम करने जा रही हैं। एक बड़ी अहम खबर ज़राए से बोल न्यूज़ तक पहुंची और वो ये है कि जो मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन जमातें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI, उनके दरमियान अब मामला तय हो चुके हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक किस तरह चलानी है, इसके बुनियादी उसूल तय कर लिए गए। और ये बहुत सारे लोगों के लिए हैरानकुन खबर भी हो सकती है, चूँकि दोनों जमातों का माजी खासा तल्ख रहा है। किस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जाते रहे हैं वो सबको आज भी अच्छी तरह याद है। अब इन दो जमातों का एक साथ बैठ जाना और पिछले कुछ अरसे में 3-4 खुफिया मुलाकातें हो जाना, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, उनकी टॉप लीडरशिप का मौक़िफ़ ये रहा है कि अगर वो किसी से भी मुज़ाकरात करेंगे तो वो अलल ऐलान होंगे, उस पर आवाम को एतमाद में लिया जाएगा, बाकायदा तौर पर उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन ये जिन 3-4 मुलाकातों की खबरें हम आपको दे रहे हैं, ये ज़ाहिर के एक अपोजिशन जमात से है, तो इसको दोनों जमातों की अंडरस्टैंडिंग थी कि इसको मंजर आम पर लेकर नहीं आना है। और जब तक मामला तय नहीं हो जाते, जब तक कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती, उस वक्त तक इसको पब्लिक नहीं किया जाना है। अब आज भी इस सिलसिले की एक अहम मुलाकात तय है और उसके बाद ये भी खबर सामने आई है कि दोनों जमातों की क़यादत आज ही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। तो अब हुकूमती सफ़ों में इससे कितनी हलचल मच सकती है, चूँकि दोनों जमातों के पास बहरहाल स्ट्रीट पावर भी मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है उसमें चंद और जमातें भी शामिल हैं। अगर मौलाना फजल रहमान भी इस इत्तेहाद को ज्वाइन कर लेते हैं तो ज़ाहिर अपोजिशन के लिए तो ये एक हौसला अफजा बात होगी, लेकिन फिर हुकूमत को कितने ख़तरात लाहक हो जाएंगे, इस पूरी सूरत-ए-हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का आपसे खेलदास कोहिस्तानी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सहर कामरान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो सहर कामरान साहबा, ये जो खबर इस वक्त ये सामने आई है, अब इससे अच्छा अली शेर भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं। आप तीनों की इजाज़त से ज़रा, चूँकि उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, तो ज़रा उनसे भी मैं इस पर थोड़ी सी डिटेल्स दे लूँ। अली शेर, ये बताएगा ये पिछले कितने अरसे में 3-4 मुलाकातें हुई हैं जो आपने रिपोर्ट की है आज, और इन मुलाकातों में क्या कुछ तय हुआ है और किस किस ने इसमें शिरकत की है? देखें, जो JUI और PTI के दरमियान एक बहुत बड़ा मसला था, और वो मसला जब कहा जाए भारी पत्थर, वो मौलाना फजल रहमान ने खुद ही उठा लिया, ये कहते हुए कि जब उनसे पूछा गया कि आप तो बानी PTI को जो है वो यहूदी एजेंट कहा करते थे, तो ये अब आपका मौक़िफ़ कहाँ गया? तो उन्होंने उसका बड़ा खूबसूरत सियासी जवाब दिया, बिल्कुल उसी तरह का जवाब जिस तरह का सबको याद है कि मौलाना नवाज शरीफ साहब ने हुजूर ये है वो ज़राए वाली बात पे कहा था कि वो तो मेरा सियासी बयान था। मौलाना फजल रहमान ने भी ये कह दिया कि उनको यहूदी एजेंट कहना जो था ये तो मेरा सियासी बयान था। तो अब वो बेसिक पत्थर जो है, जो बेसिक रुकावट थी, वो तो हट चुकी। अब जो पिछली मुलाकातें हुई हैं 15 से 20 दिनों में 3 से 4 मुलाकातें हुई हैं, उसमें मेन किरदार जो है वो असद कैसर साहब साबिक स्पीकर ने अदा किया है। उसमें आतिफ खान और बाकी लोग भी मौजूद थे, और दूसरी तरफ से मौलाना फजल रहमान, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, ये सब लोग मौजूद थे। और उसमें बेसिक प्रिंसिपल तय किए गए हैं कि किस तरह से ग्रैंड अलायंस जो है उसको चलाना है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान को आगे किस तरह से लेके बढ़ना है। और इस सारे मामलात में महमूद खान अशरफजई और सरदार अख्तर जान मैंगल, इसी दौरानिए में सरदार अख्तर जान मैंगल की 2 से ज़ायद मुलाकातें मौलाना फजल रहमान से ये मुलाकातें किन मकामात पर हुई, वो मकाम भी आपके इल्म में है? और क्या जो चंद एक बुनियादी नुकात हैं हुकूमत के खिलाफ तहरीक के, जरा अगर उस पर भी आप थोड़ी रोशनी डाल सकें। जी, अगर मैं कहूँ कि इस पूरी तहरीक का नुक्ता नंबर 1 है सिर्फ, और वो हमें बहुत सी मौलाना फजल रहमान की इंटरनल और मीटिंग जो है उनसे भी हमें आगाही है, और उसमें वो ये है कि अब हर सूरत पे, हर कीमत पे आइन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइन को बालादस्त रखा जाएगा और आइन के ताबे तमाम इदारों को उनके दायरों में रखा जाएगा। इसके ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये वन लाइनर है इस पूरी तहरीक। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अली शेर डिप्टी मौजूद थे। और अब सहर साहिबा, ज़ाहिर है कि इस खबर की जो एक ओनरशिप है वो इस वक्त ये अली शेर साहब ने इस खबर को की। अब ये एक बड़ी अहम खबर है कि अगर मौलाना साहब, जो चूँकि हुकूमत ये तवक्को कर रही थी कि वो मौलाना साहब को मनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन वो भी अब अपोजिशन की इस तहरीक को ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब ये हुकूमत के लिए कितने खतरे की बात होगी अगर इस तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो जाता है? तीन बात ये है कि पार्लियामेंट में जो बैठी जमातें हैं वो और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वो जमहूरियत के इस्तेकाम को तरजीह देते हैं, पार्लियामान के इस्तेकाम को तरजीह देते हैं।
आइन की बालादस्ती को तरजीह देते हैं। आइन की तश्कील से लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक किरदार है आइन को बहाल करने का। तो मैं समझती हूँ आइन हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। अब जो आपने एक नुकता कहा, सबसे पहले मैं उस पर कमेंट कर दूं कि जो आइन की सरबुलंदी की आज बात कर रहे हैं कि आइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आज की सुन्नी तहरीक से और कल की जो है तहरीक इंसाफ से, कि मुझे ये बताएं कि क्या आइन पे ज़र्ब आपने नहीं लगाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अंडू किया था? यानी जब नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई थी तो उसके बाद जो असेंबलियां तहरीर करना, क्या आइन पे ज़र्ब लगाना नहीं था? क्या पार्लियामान की नफी आपने उस वक्त नहीं की थी जब इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मूव आई? ठीक है, वो नो कॉन्फिडेंस मूव आने का मतलब ये था कि वजीर आजम नहीं रहे, पार्लियामान के मेंबर तो थे लेकिन उन्होंने पूरे पार्लियामान की नफी कर दी। क्या उससे पहले इन्होंने जमहूरियत पे ज़र्ब नहीं लगाई जब 2014 में धरना लगा के इन्होंने जो है जमहूरी इदारों पे हमला किया? देखिए, बात ये जमहूरियत और आइन की बात तो जब करें जब आप आइन की तौकीर करते हो, जब आपने अपना पूरा दौरे हुकूमत आइसोलेटेड रह के जो है चलाया हो इमरान खान साहब ने, और उन्होंने ये कहा हो कि अफवाज पाकिस्तान उनके मंशूर पे अमल कर दिया, वो ये कहते हो कि वो किसी सियासी जमहूरी जमात से बात करना नहीं चाहते, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते, तो आइन कहाँ पर है? मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो आइन कहाँ पर है। फिर उसके बाद जो है मौलाना फजल रहमान का जो शिकवा बिल्कुल बचा है, अगर उनके जो है वोट बैंक पे तहरीक इंसाफ ने केपी पे जो है वो उनका हक मारा है, तो बिल्कुल शफाफियत के साथ तहकीकात होनी चाहिए और उसको पिटीशन देके जाए। और मुझे डीजल का वो नारा लगाते थे और मौलाना साहब की हमने तो कल भी एहतराम करते थे और आज भी एहतराम करते हैं। मौलाना साहब पार्लियामान में आए, इस बात से कतई नजर कि वो किस तरफ को बैठते हैं, हर सियासी लीडर ने और हर पार्लियामान के मेंबर ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, उनका एहतराम किया। और मैं समझती हूँ कि जरूर इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि स्ट्रीट पावर दिखाने में वो कामयाब नहीं हुए। अगर आप ये समझते हैं कि तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ और इश्तियाल अंगेजी सियासत है, तो मैं इसको सियासत नहीं मानती। हाँ, मौलाना साहब का एक फॉलोअर्स का एक अपना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, यकीनन अगर वो इसमें शामिल होते हैं तो मैं कहूंगी कि यकीनन वो एक जो है एक उनके फॉलोअर्स हैं, उनको लेके वो एक नंबर जरूर दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हम पार्लियामान की भी हिफाजत करेंगे और जमहूरियत की भी हिफाजत करेंगे कि उसके लिए हमने जानों का नजराना दिया। ठीक है, चलें, पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है ज़ाहिर है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए और हुकूमत के लिए खेलदास साहब बड़ा हौसला अफजा होगा कि इनकी इस वक्त गैर मशरूत सपोर्ट आपके साथ मौजूद है। लेकिन अब ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बड़ी सख्त शराइत थी, उनको आप नहीं मना सके, अभी तक किसी एक नुक्ते पर बैठ कर नहीं बात हो सकी। मौलाना साहब को क्यों आप लोग नहीं मना पा रहे? मुस्लिम लीग नून के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे टॉप लीडरशिप के, तो उनको क्यों नहीं इंगेज कर सके आप कि अब वो उस सफ में खड़े हो गए आपके सामने जाकर? बड़ी मेहरबानी। देखें, पहली बात यह कि मौलाना फजल रहमान साहब के लिए हमारे दिल में इज्जत और एहतराम है, वो एक सीनियर सियासतदान है। और बड़ी बात यह कि वो हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब एक दूसरे के दिल के बहुत करीब है और बड़ा उनका एक मोहब्बत का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है और एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है और रहेगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक बात की आपने कि ये इनके तहरीक इंसाफ से इनकी इत्तेहाद होने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब की अगर सियासी जदोजहद या उनकी जो लॉन्ग मार्च हो, जब भी उन्होंने जदोजहद की वो पुरअमन, और हमेशा उन्होंने अगर कोई रैली भी निकाली होगी या कोई लॉन्ग मार्च किया होगा। जी 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 खेलदार साहब, गुफ्तगू अपनी जारी रखिए। अगर लॉन्ग मार्च उसने किया था, कभी गमला भी नहीं टूटा होगा उसकी जदोजहद में, वो पुरअमन सियासत करते हैं। मगर दूसरी तरफ जो उसके इत्तेहादी है वो एक फसादी और इंतशारी टोला है, और अगर वो मौलाना साहब से मिलता है तो मुझे नहीं मालूम कि मौलाना साहब और उनका आपस में किसी तहरीक में वो चल सकेंगे, क्योंकि मौलाना साहब एक पुरअमन की सियासत पर यकीन रखते हैं। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो माजी है पीटीआई का, वो 2014 का धरना हो, उसके बाद जो जब इख्तियार में थे वो भी दौर देखा हमने,
फिर उसके बाद जब इन्होंने लॉन्ग मार्च की 25 मई को, और जो भी इन्होंने फसाद किया 9 मई तक उनका रिकॉर्ड सामने है। तो मैं नहीं समझता वो हमें एक साथ चल सकेंगे। अच्छा। बाकी रही चलें, बात, आपको इसका मतलब लग रहा है कि ये इत्तेहाद ज़रा मुश्किल ही है कि ये चल सके। तो अब ज़रा नदीम कुरैशी साहब से ही मैं पूछ लेता हूँ कि अब ये इत्तेहाद किस तरह चल सकेगा। नदीम साहब, जो बाकी जो बात आप कर रहे हैं कि हुकूमत, तो मैं समझता हूँ हुकूमत को पीटीआई के इंतशार को कुचलना और उनको निमटना हमें आता है। अच्छा होता कि पार्लियामेंट में मौलाना साहब भी मौजूद है, वो भी मौजूद है। अगर शिकवा मौलाना साहब का पीटीआई के केपीके के इलेक्शन के हवाले से है तो वो मैंडेट तो उन्होंने चुराया है पीटीआई, तो वो भले आपस में हिसाब कर लें बैठ के। ठीक है। तो अब नदीम कुरैशी साहब, ये सबसे पहले तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो और उसकी लीडरशिप बैरिस्टर गौहर और दीगर तमाम रहनुमा हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि चाहे कोई मुज़ाकरात हो या किसी जमात से कोई मुलाकात हो, उस पर हम आवाम को एतमाद में रखेंगे, हम सब कुछ सामने करेंगे, कुछ भी खुफिया नहीं होगा। लेकिन ये पिछले 15 से 20 दिन में मौलाना साहब की जमात की टॉप लीडरशिप से मुलाकातें हुई हैं, काफ़ी मामला तय भी हो चुके, शायद आज किसी वक्त की अनाउंसमेंट भी हो जाए। तो ये मामला यहाँ तक पहुँच गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए, गुजारिश ये करूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक बड़ा नाम है, उनकी जमात की एक अपनी आइडेंटिटी है और एक बड़ी हिस्ट्री है। बिफोर पार्टीशन उनकी जमात की हिस्ट्री है और फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी उनकी बड़ी स्ट्रगल है। सियासी तौर पर सियासतदान एक दूसरे से बात करते हैं। हमारी तरफ से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 3 रुकनी कमेटी का ऐलान किया था खान साहब ने कि जी ये मुज़ाकरात करेंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों से, तो जो मौलाना साहब से वक्त मिलने के लिए गया था असद कैसर साहब की क़यादत में, वो रिपोर्ट हुआ था और मौलाना साहब ने भी बारहा इस बात का इजहार किया कि जी मेरी मुलाकातें हुई हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जाहिर है हम दोनों जमातें मुख्तलिफ साइड्स पर थी इस पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल यहाँ जो इसका एक कहेंगे जो डायनेमिक्स थे, दो हम मुख्तलिफ आइडियोलॉजी रखते थे। लेकिन अब एक चीज़ पर मौलाना बड़े क्लियर है कि पाकिस्तान में, अभी मेरी बहन कह रही थी कि जी आइन की पासदारी सबसे ज़रूरी है, और आपने भी अपने इंट्रो में कहा यकीनन आइन और पार्लियामान वो वाहिद रास्ता है जो हमें इस सारे मुश्किलात से निकलने में हमारी मदद कर सकता है। जहाँ मुआशी तौर पे, जहाँ हम रूल ऑफ लॉ के हवाले से, जहाँ हमारे निज़ाम अदल पर जो क्वेश्चंस हैं और जितने भी इशूज हैं, अगर मैं एक एक भी डिस्कस करूँ और ये कलेक्टिवली कहूँ तो जितने भी मसाइल का ये अंबार है, हमें जो एक चीज़ इसमें रोशनी दे सकती है, रास्ता दे सकती है मंजिल तक पहुँचने का, वो पाकिस्तान का दस्तूर है और पाकिस्तान की पार्लियामान है। तो मैं तो बड़ा इसको खुशाइन समझूंगा कि अगर 2 ऐसी सियासी जमातें जिनके यहाँ आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात थे और बहुत ज्यादा एक स्टेज पर हमारे इख्तलाफात बढ़े, लेकिन वो इस नुक्ते पर इकट्ठी है कि पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर पार्लियामान और दस्तूर की अहमियत को आप बयान कर रहे हैं, लेकिन यही पार्लियामान थी जिसको आप लोग छोड़कर फिर बाहर निकले। ये दस्तूर था जिसको फिर जब अप्रैल 2022 में आपके खिलाफ अदम एतमाद आई, अभी सैर कामरान साहिबा ने भी उसका तस्करा किया, तो उस दिन फिर इस दस्तूर के बियॉन्ड भी आप लोग गए और फिर वो इक़दामात भी आप लोगों की जानिब से उठाए गए। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है कि माजी में जो गलत करते रहे वो गलतियाँ आगे चलकर नहीं दोहरानी है। देखिए अरबाब साहब, मैं अगर बाजी की बात करूंगा तो फिर पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं उन लोगों के हवाले से जो 40 साल से ऊपर आने पाकिस्तान में, जिनको बहुत तजर्बा है, जिनकी नुमाइंदगी आज ऐवान सदर में भी है, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी है, गवर्नर हाउसेज में भी है, इनका रवैया भी आपके सामने है। लेकिन अब मैं माजी के टॉपिक्स पे जाने के बजाय आपसे मुस्तकबिल की बात करना चाहता हूँ और मैं गुजारिश आपसे करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जिस तरह से लोगों ने 8 फरवरी को अपने वोट से हमें एक इंडोर्स किया, हमें एक तक़वियत दी, हमारे मौक़िफ़ को तायीद दी, हम हर जमहूरी अंदाज में आइन के अंदर रहते हुए कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये फार्म 47 से फार्म 45 में आप अपनी मर्जी के नताइज मुरतब करके आप लोगों की विश के अगेंस्ट जितने भी हुक्मरान बिठाएंगे, जब तक अवामी हमायत उनके साथ नहीं होगी कभी भी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान में पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के आम फर्द को ये इख्तियार देता है कि वो अपने हक के हुक्मरानी का खुद फैसला करेगा किसने उस पर हुक्मरानी करनी है। यहाँ जो कुछ खेल पिछले 2 साल में खेला गया, हम आगे नहीं गए हैं। दुनिया में लोग इमेज के लिए जीते हैं। एक फर्द हो, एक इदारा हो, एक मुल्क तो बहुत बड़ी बात है, रियासत तो बहुत बड़ी बात है, और रियासत भी वो जो इस्लामिक रियासत हो, जो 76 साल से अपने मुखालफीन की तमाम तर साजिशों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो और उसने कायम रहना है।
जब उसके इमेज पर क्वेश्चन ठीक है, उठेंगे, चलें अब खास जब तौर उसकी पर जो लीडरशिप पे क्वेश्चन उठेंगे और पिछले 3 माह के जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना साहब के और आपके, ज़ाहिर है वो तो मुश्तरका ही हैं। तो सैर साहिबा, ये अब हुकूमत को कोई 3.5 माह हो चुके हैं, ये सिस्टम आगे चल पड़ा है, असेंबली की तमाम फॉर्मेशंस हो चुकी हैं, तमाम आइनी जो भी ओहदे हैं वो भी अपना अपना काम शुरू कर चुके हैं। ये अभी तक ट्रिब्यूनल्स में केसेस पड़े हुए हैं, अभी तक अदालतों में मामला चल रहे हैं, 8 फरवरी के फैसले अभी तक सामने नहीं आ पा रहे। जब भी यही बुनियादी वजह बनी है ना इन दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों का एक होना, ये इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, तो ये मामला अभी तक क्यों हल नहीं हो सके, इतने टाइम टेकिंग क्यों होते हैं, ये सिस्टम हमारा इन मामलों में इतना पीछे क्यों रह गया है? देखिए, अदालती निज़ाम पे तो हम क्या कह सकते हैं, बहुत से ऐसे फैसले आते हैं कि हम हैरतज़दा हो जाते हैं कि ये फैसले कैसे आ रहे हैं। बहुत बहुत से ऐसे फैसले आते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं 9 मई का अभी तक फैसला नहीं हुआ। वहाँ पे आप देखें कि अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल पे जिन्होंने हमला किया उनको सजाएं हो गई। पाकिस्तान में 14 की यादगारों पे हमले हुए, इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जलाई गई, पाकिस्तान के कौमी असासों पे और रेडियो पाकिस्तान पे और पार्लियामान पे हमले हुए। हमने देखा कि जो है कोई अस्करी अदारे हमारे जिनको समझते थे कि इन पे कोई हमला होगा तो हम उसको जो है ये एक रेड लाइन ही समझेंगे, उस पे हमले हुए। तो लेकिन ये कोई फैसला नहीं आया। मैं तो अदालती निजाम से कहूंगी कि भाई आपकी तरफ जो है तवज्जो है पूरे पाकिस्तान की, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए है। और हमने हमेशा अदालतों के फैसले पे को माना है, जबकि हमारे लिए तल्ख तरीन फैसले हुए। ठीक है, हमने जो है शहादतें भी कबूल की हैं और यूसुफ रजा गिलानी की जो है 60-30 सेकंड की सजा में नाअहली भी। ठीक है, लेकिन आज हम देखते हैं रिलीफ मिलता है, हम तो उसको भी कबूल करते हैं। जब हम देखते हैं कि एक मखसूस किस्म की बेंच बनते हैं उनको भी कबूल करते हैं। लेकिन बात यह है कि निजाम जो है वो जो अदल इंसाफ का है वो होता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि जिससे माशरे में अदल इंसाफ का निजाम कायम हो जाए। और साहिबा इसमें जो हुकूमत का किरदार है, जिस तरह अपोजिशन जमातें अभी मुख्तलिफ मामला पर जुडिशल कमीशन की डिमांड कर रही हैं, खासतौर पर 8 फरवरी और 9 मई, तो ये आपका जमात क्या मशवरा होगा पीपल्स पार्टी को, हुकूमत मुस्लिम लीग नून को, कि ये जुडिशल कमीशन ये बनने चाहिए ताकि इनके भी मुतालबात पूरे हो जाएं, उनकी भी डिमांड्स पूरी हो जाएं और जो दूध का दूध है वो भी सामने आ जाए? ठीक है, कमीशन बनने चाहिए। जो मुतलका जो ऑलरेडी फोरम है सबसे पहले उनके ऊपर रुजू करें, उनको फैसला देना चाहिए। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उनको देना चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि हमें हर पूरे सिस्टम को बुलडोज नहीं करना चाहिए, और जहाँ पे कमीशन बनने की जरूरत है बात तो हम कमीशन को भी जो है कबूल नहीं करते। तो बात थी कि जो भी हो इंसाफ होता हुआ और फैसले होते हुए नजर आने चाहिए। कहीं किसी किस्म की पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, जहाँ पे रिलीफ होता है वहां तो कोई नहीं कहता कि जी इस फैसले में रिलीफ क्यों हुआ, कहते हैं हाँ जी तो बहुत अच्छी बात हुई। और हम भी इसको समझते हैं कि जहाँ भी इंसाफ किसी के हक में भी हो गया बहुत अच्छी बात। वो रिलीफ वाले फैसले को ही सिर्फ इंसाफ पर मबनी तस्वुर किया जाता है, जिसमें रिलीफ ना हो फिर वो इंसाफ का कत्ल होता है, वो फिर वहां पर अदालत पर तनकीद शुरू कर दी जाती है, चाहे वो कोई भी जमात बताए ना। वो मैं कहती हूँ कि वो अपने जो उनको जहाँ रिलीफ मिल रहा है उन फैसलों को भी देखें। देखिए, बात यह है कि एक जो अच्छी चीज है मैं जिसको समझती हूँ, इसका आपने जिक्र किया कि पार्लियामान जो है वो अपनी जगह है। ठीक है, तमाम जो आईनी ओहदे हैं वो कायम हो चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, लीडर ऑफ द हाउस भी है। ठीक है, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी पार्लियामान में बैठी है, एक फोरम है पार्लियामान का, बजट भी आ रहा है। तो हम क्यों नहीं ये जो एक किरदार है पार्लियामान में अदा करें, इन मामलात को हल करें। हर वक्त मुल्क के अंदर क्योस, इंतशार और राजनीति किसको फायदा देगी? पाकिस्तान को हम पहले रख लेना आगे। पाकिस्तान है तो हम सब बिल्कुल। और ये जुडिशल कमीशन या और जो दीगर डिमांड्स हैं अगर वो भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर शायद की जाए तो वो शायद ज्यादा मौसर साबित हो सकती है। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जरा हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ जानते हैं कि खेलदास कोहिस्तानी साहब और फिर उनकी जमात इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तो खेलदास कोहिस्तानी साहब, ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देखें, ये चाहती है कि अगर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है अपोजिशन जमातों का तो उसको बना दिया जाए। उसमें कवायद क्या है, हुकूमत क्यों इसमें पसोपेश से काम ले रही है, जबकि KPK में हम ये सुन रहे हैं कि करीब वहाँ पर एक 8 फरवरी को लेकर जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में आ जाएगा। तो आपके ऊपर एक बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा अगर वहाँ पर ये अमल में आ जाता है तो। देखें, बात ये है कि देखना ये है कि जो PTI के जो क्लेम है वो कितने, जो फोरम है मुतल्लिका अदालतों का, ट्रिब्यूनल का, कितने उन्होंने क्लेम किया है। अभी तक जहाँ रिकाउंटिंग हुई है वहाँ मुस्लिम लीग नून की जीत हुई है, इनको शिकस्त हुई है, फिर ये स्टे लेकर उन्होंने फिर अपने जो कैंडिडेट थे उनको वापस लाया है। तो खुद ये स्टे पे चल रहे हैं काफ़ी लोग इनके। बात ये है कि ये 2013 में इलेक्शन हुई थी, इन्होंने ये धांधली का 35 पंचर का रोना धोना रोया, सुप्रीम कोर्ट तक धरना किया, फिर सुप्रीम कोर्ट वो केस चला और उसमें पूरा मालूमात आ गई कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि हुकूमत उस वक्त कोई इतनी धांधली के कोई शवाहिद नहीं थे। तो मैं समझता हूँ जिस तरह नदीम कुरैशी साहब ने अभी वहाँ भी एक कमीशन बना था ना, जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब वाला कमीशन तश्कील दिया गया था, और फिर उस कमीशन के जरिए जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें फिर जो इनके मुतालबात थे या जो इनके इल्ज़ामात थे वो गलत तस्वुर हुए थे, फिर तो वहाँ भी तो कमीशन के जरिए हल निकला था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बजाय के इन इसमें पढ़ने के, ये जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे पहले इनके मामला एक तरफ हो जाए, फिर बिल्कुल कई चीज़ें हैं जो हो सकती है। मगर जिस तरह ये मेरे भाई नदीम कुरैशी साहब बात कर रहे हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी, हम भी वही चाहते हैं। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, हम भी वही चाहते हैं। तो जिस तरह सैर साहबा ने कहा कि पार्लियामेंट में ये भी मौजूद है, हम भी मौजूद है, अच्छा फोरम है जहाँ पे आप अपोजिशन लीडर हैं, हमारी हुकूमत है, तो आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठ के, या बाकी जिस तरह रोज़ डे टू डे गवर्नमेंट के बिजनेस पे आप हमसे बैठते हैं, इसी तरह बाकी मामलात पे भी बैठें। तो ये मुल्क इस वक्त मुतम्मिल नहीं है किसी तहरीक का, किसी इंतशार का, किसी बाकी चीज़ों का। हमें सब मिलके, हमारे लिए प्रायोरिटी पाकिस्तान होना चाहिए। आप आइन और कानून की हुक्मरानी इस मुल्क के लिए चाहते हैं, इस मुल्क के अवाम के लिए चाहते हैं। जिस तरह हुकूमत काम कर रही है, अवाम को रिलीफ, आटे, चीनी, पेट्रोल, जिस तरह कीमतें कम हो रही है, वज़ीर आज़म दिन रात कोशिश कर रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, मईशत ठीक हो रही है। इसी तरह पंजाब में हमारी हुकूमत डिलीवर कर रही है, मरियम नवाज साहबा जिस तरह काम कर रही है। तो इनको जो इनके खदशात हैं वो हमारे साथ बैठे, हम इनको दूर करने के लिए बिल्कुल इनके साथ तैयार हैं। मगर हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को इस्तेकाम की जरूरत है। लेकिन खेलदार साहब बैठने के लिए वो बता रहे हैं ना कि आप पहले जुडिशल कमीशन बनाएं तो हम आपके साथ बैठेंगे, पहले आप हमारे गिरफ्तार कारकुनान रिहा करें फिर हम आपके साथ बैठेंगे, पहले आप बकौल उनके के चोरी शुदा जो उनका मैंडेट है वो वापस करें, तो फिर ये इनकी डिमांड्स हैं जो उन्होंने सामने रख दी हैं। देखें, जिस तरह बाकी अदालतों में ये अपने केसेस जो हैं वहाँ पे लड़ भी रहे हैं, उनको इंसाफ भी मिल रहा है, कहीं इनको सहूलतकारी भी मिल रही है, इसी तरह इनको एतमाद होना चाहिए अपने अदालती निज़ाम पे, और अपने जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे इंतज़ार करें। मैं समझता हूँ ये सिर्फ अगर पॉइंट स्कोरिंग करनी है, धांधली का रोना है, तो फिर आगे हम नहीं बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ने के लिए अब जब हम जो भी इनके पास मैंडेट है, हमारे मैंडेट का भी एहतराम करें, हम भी इनके मैंडेट का एहतराम करेंगे, आगे तब बढ़ेंगे। बाकी सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी हो जाए तो यही जजेस हैं जो अब भी काम कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई और आके काम करेगा। तो ये बात मेरे ख्याल में इनका मुतालबा ठीक नहीं है इस किस्म का। ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप हुकूमत को ये कहें कि जुडिशल इंक्वायरी बना दे तो बस हम खामोश हो जाए, ये भी नहीं है। ठीक है, ये इनके इसके पीछे मंतक क्या है, जरा नदीम कुरैशी साहब से पूछें। पहले जब भी आप इनके अपोजिशन लीडर की बात सुने, ये कहते हैं कि पहले हमारे बानी को आजाद किया जाए। तो मुझे पता है किस एग्जीक्यूटिव को ये ऑर्डर से किसी को वो तो फैसला अदालत ने करना है, आजादी मिलनी है, किसी के जुर्म है, किसी पे इल्जाम है, ठीक है, वो काम अदालत। साहब जरा नदीम कुरैशी साहब से भी पूछ लेते हैं कि नदीम साहब ये जब सारे मुताल्लिका फोरम्स मौजूद हैं, फिर जुडिशल कमीशन की क्या ज़रूरत है? आप ट्रिब्यूनल्स में भी गए हुए हैं, अदालतें भी मौजूद हैं, आपको भी किसी हद तक रिलीफ भी मिला है। अभी आप देखें जो इजाफी मखसूस नशिस्तें थी वो फैसला अभी वक्ती तौर पर वो आपके हक में आया, अब 2-3 जून से उसकी समाअत भी होनी है रोज़ाना की बुनियाद पर। तो इन्हीं अदालतों से आपको मुख्तलिफ वक्तों में रिलीफ मिलता भी तो रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देखें आप, रिहा कर दिया गया है, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। अरबाब साहब, किसी जगह अगर कानून पे अमल दरामद हो भी रहा है तो आप उसको रिलीफ फरमाएंगे?
रिलीफ उससे कहते हैं जो कोई इलीगल काम हो उसमें कोई मदद की जाए। यहाँ अगर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए 1 साल के बाद, आपको पता है चौधरी परवेज इलाही साहब पर कितने मुकदमे कायम किए गए थे? वो 1 जून 2023 को गिरफ्तार हुए थे, 12 बार वो रिहा हुए हैं और 12 बार उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब अगर उनकी लॉ पॉइंट पे बेल हो गई है तो इसको रिलीफ नहीं कहेंगे, अपने दिल का राजा राजी करके अगर उन्होंने जान छोड़ी है, वरना कैसे मुमकिन था वो रिहा हो जाते। और इमरान खान साहब पर कौन से ऐसे मुकदमात अब रह गए हैं जिनमें उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी? एक एक मुकदमा, कल भी आपने देखा जो टेरियान केस था वो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि ये बनता ही नहीं है केस। और इस तरह से तमाम वो केसेस, तोशाखाना में सिर्फ इमरान खान साहब ने बेनिफिट्स लिए थे। इमरान खान साहब ने तो कानून और कायदे के मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन के बाद कुछ चीजें ली, और जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के सारा तोशाखाना ले गए हैं। आप 85 से लेके अब तक का रिकॉर्ड ले आए, मैं तो नाम सुन के हैरान रह गया था। बड़े बड़े हस्तियां जो अपने आप को इमाम काबा से तशबीह देती है यहाँ इस मुल्क में, और बड़े अपने आप को उलमाए दीन समझते पोर्ट्रे करते हैं, उन्होंने तोशाखाना पे ऐसे हाथ साफ किए हैं जैसे माले गनीमत हो। उन सबको रियायत है। एक शख्स जिसको पाकिस्तान की आवाम चाहती है, जिसको पाकिस्तान की आवाम ने वोट के जरिए, देखिए आवाम नियति होती है, आवाम की ताकत उसकी रियासत होती है, आवाम की ताकत उसकी हुकूमत होती है, आवाम की ताकत उसका दस्तूर और कानून होता है। आवाम के पास तो वोट की पर्ची है, आवाम ने अपने वोट से वोट कास्ट किए, नतीजे आपके सामने आए, किस तरह से तब्दील किए गए। आप जिस शहर में बैठे हैं यहाँ के नतीजे आपके सामने हैं। ठीक है, आपकी लिमिट्स हैं, आप हर बात ओपनली नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को पता है क्या हुआ है। नहीं, यहाँ के नतीजे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतराज थे। अभी 1-2 रोज पहले कादिर मंजूर खलील साहब मौजूद थे और हर प्रोग्राम में वो जिक्र करते हैं कि वो उनके पास उनका फॉर्म 45 मौजूद है, उनकी जीत का सबूत। हकीकी तौर पे तो पीपल्स पार्टी को पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करना चाहिए था। ये 2008 से 13 तक इस मुल्क को जो लोड शेडिंग थी, एफर्ट इन केसेस दिए, हज स्कैंडल्स हुए, वो सारे स्कैंडल्स का एजाज जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए था। पाकिस्तान में जीतना नहीं को चाहिए था। बाकी तो यहाँ जीतने वाली कोई शख्सियत है ही नहीं, ना कोई पार्टी है। ये जो कच्चे में जो कुछ हो रहा है, और सिंध में जिस तरह से जो आज हालात है, और आपके शहर कराची में जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ है, तो वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी को मिलने चाहिए। सही, चलें अब सैर साहिबा का इस पर फिर क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सैर साहिबा, आपकी जमात को भी तहफ्फुज़ात थे इलेक्शन के बाद, खासतौर पर कराची के मैंडेट को लेकर, और जब वो फिर सदारती इलेक्शन आया, MQM से वोट लेने का वक्त आया, तो वो सारे एतराज़ात, वो तहफ्फुज़ात ख़त्म हो गए। पीपल्स पार्टी को जिस हल्के में उनके कैंडिडेट जीते थे और बकौल उनके हरवाए गया, तो वो अब उस पर नहीं आप लोग हुकूमत से डिमांड करते कि उसकी भी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, बात ये है कि हमें तो 2018 के इलेक्शन में भी तहफ्फुज़ात थे, 2013 में भी तहफ्फुज़ात थे, RTS सिस्टम पे भी तहफ्फुज़ात थे, और बड़े जायज़ तहफ्फुज़ात थे, और अब भी है। लेकिन आप पीपल्स पार्टी का किरदार ये देखें कि हमने किसी भी सूरत जमहूरी निज़ाम को डिरेल नहीं होने दिया। हमें तो उस वक्त भी तहफ्फुज़ात थे जब यूसुफ ज़रगलानी को 30 सेकंड की सजा देके, क्योंकि बनती नहीं थी, और नाअहल कर दिया गया। लेकिन आप ये देखें, हमने एक स्मूथ ट्रांजिशन की, हमने जमहूरी निज़ाम को कहीं किसी किस्म की जो है वो जख्म पहुंचाने नहीं दी। तो बात यह है, पीपल्स पार्टी ने तो तब भी जो है वो कोशिश की कि जब इन्होंने आरटी सिस्टम फेल कराया, जब ये बात सामने आ गई है कि किस तरीके से इलेक्शन जीते, पीपल्स पार्टी को तो सब तहफ्फुज़ात थे जब इन्होंने अमेरिका से आके कहा था कि जी एक और वर्ल्ड कप जीत कर आए, और हम कश्मीर के मामले को पार्लियामेंट में लेके जाना चाहते थे, लेके गए हैं बल्कि। और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन में करारदाद जब मंजूर होने की, तो उस वक्त इमरान खान साहब आए थे। पीपल्स पार्टी के तो बहुत से तहफ्फुज़ात थे, कौमी सलामती के मामले से जब ये आए थे तब भी तहफ्फुज़ात थे। और जब तैयबा गुल को होस्टेज बना के झूठे मुकदमे बनाए गए तब भी तहफ्फुज़ात थे। सिंध की बात इनको नहीं करनी चाहिए। सिंध के अंदर जितनी मैं समझती हूँ जिस तरीके से हमने चलें, जो सिंध पर जो इनके एतराज़ात हैं और मामलात हैं, इंशाअल्लाह आने वाले किसी और दिन इस पर मज़ीद भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैर कामरान साहबा, नदीम कुरैशी साहब, साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अब इस हुकूमत को पहला बजट अपना देना है। बड़ा एक चैलेंज है, IMF की मुशावरत से बजट तैयार हो रहा है। एक आम आदमी पर इसका कितना बोझ पड़ेगा? हमारे माशियात नुमान अब्दुल मजीद साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, और हुकूमत की जानिब से अब बजट की तैयारी और IMF के साथ मुशावरत के साथ बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है। IMF को तहरीरी यकीन दहानी भी कराई गई है कि जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं बजट में वो खासी सख्त रखी जाएंगी। जो मैक्रो इकनॉमिक
फ्रेमवर्क है वो पूरा का पूरा IMF से शेयर कर दिया गया है और बहुत सारे ऐसे खर्चे भी हैं जिनको कम करने से मुतालिक सोचा भी जा रहा है, जिन पर फैसला भी किया जा रहा है। अब उसमें वजारत ख़जाना का जो मंसूबा है वो भी IMF को पेश किया जा चुका है और उसमें ये बताया गया है कि 1 साल से जो ग्रेड 1 से 16 की खाली पोस्टें हैं उन तमाम पोस्टों का अब खात्मा कर दिया जाएगा, उन पर नई भर्तियाँ नहीं होंगी। फिर नई गाड़ियाँ खरीदने पर भी मुकम्मल पाबंदी रहेगी हुकूमत की जानिब से, सरकारी ख़जाने से कोई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। वफाकी हुकूमत को कोई नई यूनिवर्सिटी कायम करने की पाबंद नहीं होगी वफाकी यूनिवर्सिटी, बल्कि जो सूबाई हुकूमतों के मातहत यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फिर अपनी जामियात की खुद ही फंडिंग करेंगे। तो क्या इन इक़दाम से अरबों रुपए की बचत हो सकेगी और आगे किस इकनॉमिक पॉलिसी को लेकर चलने की इस वक्त हुकूमत को ज़रूरत है IMF की, वो कौन सी सख्त शराइतें जो एक आम आदमी पर भी असरअंदाज हो सकती हैं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे मौजूद हैं। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो IMF को सख्त मौशी पॉलिसी रखने की आइंदा बजट में कहानी कराई गई है, इसका आसान लफ्जों में नुमान साहब क्या मतलब हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, IMF के साथ तो अब तकरीबन ये हमारा नॉर्म हो गया है कि हर साल हमारा हर बजट IMF के मशवरे से ही बनता है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये 24वां IMF का प्रोग्राम है जो हम लेने जा रहे हैं और पिछला बजट भी IMF के मशवरे से उससे पहले भी था। देखें, IMF का बुनियादी मकसद क्या होता है कि जो बजट आप बनाते हैं उसके अंदर खर्चे या तो आपने जो है आमदन के वसाइल बढ़ा लें या अपने खर्चे आप कंट्रोल कर लें। अब हो ये रहा है कि हमारे पास जो है काफ़ी ज़माने से, कई दिहाइयों से ये हो रहा है कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाए चले जा रहे हैं, लेकिन मसला ये हुआ है कि अब उन पर मजीद कितना टैक्स लगाएंगे। तो अब ये IMF जो है बाकी खर्चे कम करने का कह रहा है, लेकिन घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है कि जब तक हुकूमत अपने टैक्स बेस को अपनी बढ़ाएगी नहीं, वो लोग जो पैसा कमा तो रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, बाकी सारे इसी किस्म के जो दूसरे सेक्टर हैं, रिटेल सेक्टर है, जब तक इन लोगों को टैक्स के अंदर नहीं, टैक्स नेट के अंदर नहीं लाया जाएगा, तब तक जो वो तबका, जो सैलरी तबका है या आम आदमी है, वो इसके नताइज भुगतता रहेगा। तो नतीजा आने वाले दिनों में भी यही नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, गैस प्राइसेस, तो इस किस्म के जो इक़दाम लिए जाएंगे, आम आदमी की जिंदगी की मुश्किलात में इजाफा होगा। सही। अच्छा सर, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है उसमें हमें ये दिखाया जा रहा है कि जो इस वक्त ओवरऑल हजम है हमारी मुल्क की मईशत का वो 341 अरब डॉलर से बढ़कर 375 अरब तक पहुंच गया। फिर जो पाकिस्तानियों की माहाना और सालाना आमदन है उसमें भी इजाफा हुआ है, ये माहाना 7,544 रुपये तक बढ़ गई है, ये सालाना 90,534 रुपये का इजाफा हुआ है। तो ये इस कागज़ में जो कुछ दिखाया जा रहा है, क्या ये ऑन ग्राउंड भी ये रियलिटी आपको नज़र आ रही है? इसी तरह से लोगों की आमदन बढ़ी है एक आम आदमी की? देखें, जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उसके बाद दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के तहत और मुख्तलिफ कमीशन बनाए गए सिर्फ इस पॉइंट पर रिसर्च करने के लिए कि क्या जो ये पर कैपिटा इनकम होती है, जो GDP की फिगर्स होती हैं, उससे आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ता है। और ये तहकीक से साबित है, दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट ने इस पर किताबें भी लिखी हैं कि सिर्फ GDP बढ़ जाने से, GDP यानी जो ओवरऑल हमारी जो कुल आमदन है या जो हमारा GDP है, मजमूई पैदावार है, या सिर्फ उसकी जो एवरेज कर लेने से किसी मुल्क में उमूमी तौर पर खुशहाली का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसका ताल्लुक इस बात से होता है कि क्या आम आदमी को तालीम की बेहतर सहूलियात मैसर हैं, क्या सेहत की बेहतर सहूलियात मैसर हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट आ रही है। ये वो इंडिकेटर होते हैं जिससे आम आदमी की ज़िंदगी का पता चलता है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में कौन सी इंडस्ट्री लग रही है या लगने वाली है, क्या हमारे मुल्क में जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रही है, क्या हमारे मुल्क में सेहत में, तालीम में इजाफा हो रहा है। आपने खुद बताया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका बजट भी शायद कर्टेल किया जाएगा या फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ पर कोई खर्च नहीं करेगी। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है आला तालीम के एतबार से दुनिया के जो है जो कम तरीन सतह के ममालिक है उसके अंदर शामिल है। मुश्किल से 8 से 9% जो आबादी का हिस्सा है जिसके पास एक्सेस टू यानी हायर एजुकेशन की एक्सेस मौजूद है, यानी उनके पास मौके हैं, अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में बेहतरी नहीं आ रही, तो सिर्फ जो अगर मुल्क की पैदावार अगर बढ़ भी रही है तो इसका मतलब ये है कि इसका फ़ायदा जो है वो अमीरों को हो रहा है। अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। और ये वो चीज़ देखने के लिए किसी माहिर मईशत की वजह अगर अपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, अपने आस पास निगाहें दौड़ा के देख लें, में इस चीज़ का खासा अंदाजा हो जाता है कि हमारा जो मिडिल क्लास तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, वो किस किस्म की मुश्किलात दरपेश है। तो आप जो है कागजी तौर पर तो जितना भी जो है आप वो तरक्की और खुशहाली दिखा दें, लेकिन हकीकत उसके मुतरादिफ है, उसके मुखालिफ है। बिल्कुल। और नुमान साहब, ये जो आने वाले बजट के बाद जो अगला माली साल होगा उसके जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के फिगर्स जो आ रहे हैं और जो उसमें खसारा नज़र आ रहा है वो बड़ा ये हैरान कुन है कि 32.7 अरब डॉलर की मैक्सिमम एक्सपोर्ट रहेगी अगले माली साल में पाकिस्तान की, और उसी दौरान पाकिस्तान 58 से 62 अरब डॉलर की इम्पोर्ट करेगा। तो ये जो 26 से 29 अरब डॉलर का ये खसारा रहेगा, फिर ये कैसे पूरा होगा? ये तो फिर हमें मजीद पता नहीं कितने IMF के प्रोग्राम लेने पड़ जाएंगे इसको उतारने के लिए।
देखिए अनफॉर्चुनेटली जैसे हम आपके प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुके हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलने के लिए आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पिछले तभी हम कई दिहाइयों से देख रहे हैं कि हमारी किसी गवर्नमेंट ने भी 5 साल का कोई मंसूबा नहीं बनाया कि हम अगली मरतबा जो है आईएमएफ के प्रोग्राम से बच सकें। ये एक सिलसिला है जो चला जा रहा है, पहले 22वां प्रोग्राम था, फिर 23वां था, फिर 24वां होगा, जाने सिलसिला जो है कब तक चलता रहेगा। तो बात ये है कि जब तक आप जैसे कि आपने बताया कि ये करंट अकाउंट जो ट्रेड डेफिसिट है इसको बढ़ाने के लिए, इसको कम करने के लिए भी हमारे पास कोई हिकमत अमली नहीं है कि हम आखिर एक्सपोर्ट करें तो क्या करें। देखिए इंपोर्ट जो होती है किसी भी कंट्री की उसको एक लिमिट तक जो है कम किया जा सकता है, बियॉन्ड दैट आप नहीं कर सकते। अगर आपने जो है मिसाल के तौर पर पिछले साल में 10 से 15 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंपोर्ट रही है, इसमें आपकी कमोडिटीज भी हैं, आपकी एग्री मशीनरी है, सारी चीजें हैं। अगर एक ऐसा मुल्क जो अपना आपको ज़री मुल्क कहता है और वो दूसरे मुल्कों को खलीजी मालिक को कहता है कि हम आपके लिए फूड बास्केट का किरदार अंजाम दे सकते हैं और आप हमारे पास आके ज़मीनें खरीदें ताकि आप यहाँ से गल्ला एक्सपोर्ट कर सकें, लेकिन हमारे पास तो एक्चुअली गल्ला खुद जो है वो शॉर्ट है, हमारे एक्सपोर्ट करने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो ज़री ज़मीनें हैं वो तो मुख्तलिफ जो है रेजिडेंशियल कामों में हमने इस्तेमाल कर ली है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो है कोई ऐसी मजबूत हिकमत अमली नहीं है कि किस तरीके से अगले 5 सालों में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ को जो अगला प्रोग्राम होगा वो 3 साल का नहीं 5 सालों का होगा। तो 3 या 5 सालों का जो आईएमएफ प्रोग्राम होता है उसमें ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए कि हमारे पास एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज चाहे वो सर्विस के अंदर हो या बाकी मामला के अंदर उसको बढ़ाया जा सके। अब मुझे ये बताइए अगर हम यूनिवर्सिटीज का बजट कम करेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपने बताया, तो ऐसी सूरत हाल में हम आईटी एक्सपोर्ट्स को अपनी कैसे बढ़ा सकेंगे, कैसे हमारे पास ग्रेजुएट्स निकलेंगे, पढ़े लिखे लोग निकलेंगे जो कि आला तालीम हासिल करके रेमिटेंसेज या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर सकें। तो कहने का मकसद ये है कि अगले 3 से 5 सालों के अगर कोई मजबूत हिकमत अमली नहीं बनाते तो 24वें के बाद शायद 15-20 साल में 40वां प्रोग्राम भी हम ले रहे होंगे, जैसा कि पिछले हम जो है आई थिंक मैंने तो कहीं स्टेटिस्टिक्स ये भी पढ़े थे कि जिन ममालिक ने दुनिया में जो आईएमएफ प्रोग्राम लिए हैं पाकिस्तान शायद उसमें सर फहरिस्त है कि 24 से ज्यादा प्रोग्राम आज तक किसी भी कंट्री ने लिए। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि हमारी जो माशी प्लानिंग की सूरत हाल क्या है। और नुमान साहब ये जो अखराजात की कमी की जो अब ये पॉलिसी लेकर आई जा रही है उसमें ठीक है ये अरबों रुपए बचाने की पॉलिसी है, कहा जा रहा है कि 300 अरब का इसमें बचत होगी, लेकिन अब इसके साथ साथ जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हुकूमत जा रही है, इनिशिएटिव ले रही है, कोई 17 साल बाद अब पाकिस्तान में कोई इदारा प्राइवेटाइज होने जा रहा है, एक के बाद फिर अगर दूसरा इदारा होता है तो ये 2-3 बड़े बड़े इदारे पीआईए, स्टील मिल या आईपीपीज मिलकर अब कितनी सेविंग कर सकते हैं, खजाने पर से कितना बोझ कम हो जाएगा अगर ये प्राइवेटाइजेशन कामयाब हो जाती है, और ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा ये भी बता दीजिए। देखें जहाँ तक ट्रांजैक्शन की का ताल्लुक है, कोई भी जो प्राइवेटाइजेशन की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि ज़्यादातर जो प्राइवेटाइजेशन हो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को दी जाए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई भी प्रोसेस होता है वो कम से साल से 1.5 साल का प्रोसेस होता है। स्टैंडर्ड प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से मामलात को होमवर्क किया हुआ है, बहुत एफिशिएंसी से मामलात को चला रहे हैं, तो 1 से 1.5 साल बाद का प्रोसेस होता है, 1 से 1.5 साल का प्रोसेस होता है। तो पहली चीज़ तो है कि प्राइवेटाइजेशन का या एफडीआई का जो प्रोसेस हमारे मुल्क में चल रहा है इसके नताइज हमें आज से कम 1 साल बाद नजर आना शुरू होंगे कि कितनी डील्स मटीरियलाइज होंगे। बहुत से वफूद आ रहे हैं, बहुत से वफूद जा रहे हैं, बातचीत भी चल रही है और जो है और ये भी यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर तो हम ये 5-6 जो बड़े हमारे सफ़ेद हाथी हैं इसको अगर हम प्राइवेटाइज कर देते हैं और इसमें अगर हम 5-6 बिलियन डॉलर इससे रेस कर लेते हैं तो यकीनन बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि इसके बाद जो इन्वेस्टर्स इसको खरीदेंगे ऑटोमेटिकली मजीद पैसे भी इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे, उसको चलाएंगे, तो यकीनन उससे जॉब क्रिएशन भी होगी और उससे जो है मुल्क के जो खसारे में भी कमी आएगी, बजट खसारा भी कम होगा, एफडीआई भी बढ़ेगी, सारे मामलात होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो है इसका तायुन इसका जो है डिपेंडेंसी इस बात के ऊपर है कि ये इन ट्रांजैक्शंस को कितनी एफिशिएंटली मटीरियलाइज किया जा सकता है। और इसकी जैसा कि मैंने कहा इसका में सही जो पिक्चर हमारे पास सामने आएगी वो तकरीबन 8 से 10 महीने के अंदर आएगी। तो ये अब इसका मतलब जो ये आने वाला बजट होगा और इस गवर्नमेंट के जो आने वाले 6-8 माह या 1 साल होगा तो उसमें भी पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, उन पर से ना टैक्सेस का बोझ कम होने वाला है, ना ये जो कमोडिटीज़ हैं गैस बिजली या पेट्रोल प्राइसेस, इसमें भी हम कहीं कोई कमी एक्सपेक्ट नहीं करें। देखिए मैं इसको ये कहूँगा कि जब तक पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर है, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी सियासी पार्टी की गवर्नमेंट हो या कोई इंटरिम गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट अगर चाहे तो भी जो है आवाम को रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम में कोई कंट्री जब जाता है तो आईएमएफ की बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस होती हैं। आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने का मकसद सब्सिडी देना नहीं होता, आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट किया जाए, तो जिसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करना होगा जिससे इकोनॉमी चले। दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि जब इकोनॉमी को चलाना होता है तो इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं और गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, उसको डेवलप में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की पेमेंट जो होती है वो हर शोबाई जिंदगी में उसका इम्पैक्ट जाता है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इस पे आपके इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे, अगर हाई रहेंगे तो कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट नहीं होगी, वो नहीं होगी तो जॉब क्रिएशन भी नहीं होगी।
जॉब क्रिएशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इसका सोशल इम्पैक्ट भी आएगा। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब तक हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं तब तक हमारे लिए किसी भी किस्म का आवाम को रिलीफ देना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। बात चाहने या ना चाहने की नहीं है, प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो अब हमें ये देखना होगा, इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कई बार कह चुका हूँ कि हमें को ऐसी मजबूत हिकमत अमली बनानी होगी कि हम किस तरह IMF के प्रोग्राम से निकलें। और उसके लिए हमें अपनी जो कमोडिटी एक्सपोर्ट्स हैं, हमें अपनी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंप्रूव करना होगा ताकि हमें कमोडिटीज को इंपोर्ट ना करना पड़े। हमें FDI के लिए जो है एक सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। हमें अपनी तालीम पे बेतहाशा खर्च करना होगा, क्योंकि तालीम पे इन्वेस्ट करने से ये होगा कि हम अपनी जो है सर्विसेज के एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। आप देखें इंडिया की सर्विस एक्सपोर्ट $1.5 से $200 बिलियन की है, हमारे पास तो $5 बिलियन की भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद साहब, हमारी माशाअल्लाह में बड़ी कीमती तजावीज़ जो कि बड़ी अमली तौर पर बेहतर साबित हो सकती हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत के लिए, वो दे रहे थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।